नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। और मैं पीयूष आज आप लोग के लेकर आया हमारे चैनल पहली बार इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इकोनॉमिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय अपने आप में कॉन्सेप्ट तो है, इसके साथ ही इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो इंक्लूड है, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, बेस ईयर, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी। इन सारी चीजों को समझने के बाद तब जाकर आप समझ पाएंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो आज के हम इस वीडियो में समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है। तो देखिए, मैंने आज जीडीपी को एक स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उस देश के आर्थिक क्षेत्र के भीतर निवासी तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को ही बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। देखिए, बहुत सारी चीजों को मैंने मर्ज करके जीडीपी का एक डेफिनेशन बनाया, कह सकते हैं कि एक मीनिंग बनाया है, जो याद करने के लिए तो अच्छा है, बट इसको समझने के लिए इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको हमको समझना जरूरी है। जैसे कि पहला कीवर्ड है अर्थव्यवस्था, दूसरा कीवर्ड है यहाँ पे एक वित्तीय वर्ष, तीसरा कीवर्ड है आर्थिक क्षेत्र, और चौथा कीवर्ड है भीतर निवासी तथा गैर निवासी उत्पादक इकाई, और अगला कीवर्ड है अंतिम, और उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है बाजार मूल्य। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था किसी भी देश के वहां होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाओं के योग को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने मतलब जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में जितनी भी प्रकार की अगर आर्थिक क्रिया हो रही है उनका योग का एक साथ अध्ययन करें या उससे संबंधित कोई कार्य करें तो उसे क्या कहा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब दूसरा एक कीवर्ड है एक वित्तीय वर्ष। तो एक वित्तीय वर्ष कहने का मतलब 12 मंथ का वो समय जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। तो ऐसे 12 माह के ऐसे समय को एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है आर्थिक क्षेत्र, जो कि जीडीपी को समझने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आर्थिक क्षेत्र। तो देखिए, हम आर्थिक क्षेत्र को डिटेल में थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें भारत के आर्थिक क्षेत्र की, तो भारत के आर्थिक क्षेत्र में जो भौगोलिक क्षेत्र आप जो देखते हैं मैप में वो तो है, जो कि उसके साथ दो और क्षेत्र हैं, भौगोलिक प्लस जलीय क्षेत्र, और साथ ही साथ विदेशी क्षेत्र। अब देखिए, 3 क्षेत्र को मिलाकर हमारा भारत का आर्थिक क्षेत्र बनेगा। अब पहला आर्थिक क्षेत्र का पहला हिस्सा क्या है, भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र जो आप मैप में देखते हैं, जो कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक, पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात तक फैला हुआ है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। उसके अलावा जलीय क्षेत्र, जैसे कि मैं भारत के जलीय क्षेत्र को आपको मैप के माध्यम से बता रहा हूं। देखिए, भारत के दक्षिणी हिस्सा जिससे इसकी तट रेखा से लेकर लगभग 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी को सभी क्षेत्रों में 200 नॉटिकल माइल्स के जलीय क्षेत्र को भारत के आर्थिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा तीसरा है विदेशी क्षेत्र। जैसे विदेशी क्षेत्र में फिर 3 क्षेत्र, अगर भारत विदेश के किसी भूमि पर अगर भारतीय सेना का कोई कैंप है, या फिर विदेश की किसी भूमि पर भारतीय दूतावास इंडियन एम्बेसी, या कोई ऐसा क्षेत्र है जो विदेश में स्थित है पर राजनीतिक रूप से उस पर भारतीय सरकार का आधिपत्य है, तो ऐसे क्षेत्र को भारत के राजनीतिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो देखिए, ये भारत का आर्थिक क्षेत्र जो मैप में देखते हैं वाले इंडिया, उसके साथ ही जलीय क्षेत्र जो कि तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है, उसके साथ ही विदेशी क्षेत्र जो विदेश में स्थित है पर किसी ना किसी प्रकार से भारत सरकार का आधिपत्य है। जैसे एग्जाम्पल की भारतीय सेना का जो कैंप अगर विदेश में स्थित हो, जैसे अभी आपने बहुत सुना होगा मालदीव, वहां पे भारतीय सेना का कैंप था, तो भारत के आर्थिक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। भारत के लगभग सभी विदेशी देशों में भारतीय सरकार का भारतीय दूतावास है, उन क्षेत्रों को भी भारत के आर्थिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं, दूतावास को। तीसरा, राजनीतिक क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो भारत की सीमा पे तो नहीं है, कहीं दूर है, पर उस पर भारतीय सरकार का आधिपत्य है, तो ऐसे सभी क्षेत्रों को मिलाकर बनता है भारत का आर्थिक क्षेत्र। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पे, जो नेक्स्ट कीवर्ड है निवासी तथा गैर निवासी उत्पादक इकाई। अब कहने का मतलब देखिए,
ऐसे लोग जो भारत के आर्थिक क्षेत्र में निवास तो करते हैं तो उसे भारत के निवासी कहा जाएगा। ऐसे लोग जो भारत के आर्थिक क्षेत्र में निवास नहीं करते उनको कहा जाएगा गैर निवासी। लेकिन इन सभी व्यक्तियों के द्वारा मिलाकर या यह कहा जा सकता है कि विश्व के किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर भारत के आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, विश्व के किसी भी क्षेत्र के नागरिक द्वारा, चाहे वो भारत का निवासी हो या ना हो, अगर उसके द्वारा भारत के आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार का उत्पादन किया जाता है, वस्तु और सेवा के रूप में किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन किया जाता है, तो उससे भारत की जीडीपी कैलकुलेशन में शामिल किया जाता है। अब देखिए अपना नेक्स्ट कीवर्ड अंतिम। अब यहाँ पे अंतिम कहने का मतलब देखिए, निवासी तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य, वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अंतिम शब्द से क्या अर्थ है। देखिए, सबसे पहले जीडीपी का कैलकुलेशन हो या जीएनपी का कैलकुलेशन हो। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हो। इन तीनों ही कैलकुलेशन में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। अब देखिए मध्यवर्ती वस्तु होता क्या है। देखिए एक किसान जब कोई उत्पादन करता है तो उस उत्पादन बहुत सारे श्रृंखलाओं से होने के बाद अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक किसान उत्पादन कर रहे हैं कपास का। अब ये जो कपास है, ये कपास से क्या बनाया जाएगा, कोई व्यक्ति इसको खरीदेगा या कोई कंपनी इसको खरीदेगी, इससे क्या बनाएगी, रुई या फिर कोई धागा। अब इस रुई और धागा से एक कंपनी, कपड़े बनाने वाली कंपनी खरीदेगी उसको, उससे एक कपड़ा बनाएगी। फिर इससे कोई एक और कंपनी खरीदेगी और उससे उस कपड़े से कोई शर्ट, पैंट, साड़ी या कोई अन्य कपड़े बनाएगी। उसके बाद ये कपड़े बहुत सारे लोगों से होते हुए अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचेगी, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचेगी। तो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए इस कपास के रूप में जितने प्रकार के रूप में इसका परिवर्तन हुआ है, जैसे कपास से रुई बना, रुई से कपड़ा बना और फिर कपड़े से शर्ट, पैंट, साड़ी बना, तो इन सभी को क्या कहा जाए, मध्यवर्ती वस्तुएं। इन सभी को कहा जाए मध्यवर्ती वस्तुएं तथा इन मध्यवर्ती वस्तुएं। और इन वस्तुओं का मूल्य, इन मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य मतलब कि इस कंपनी को जो भुगतान किया होगा, और इस सादा कपड़ा बनाने वाली कंपनी ने इस रुई कंपनी को जो भुगतान किया होगा, और इस रुई बनाने वाली कंपनी ने किसान को जो भुगतान किया होगा, उसे मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य कहा जाता है। तो इन सभी मूल्यों को जीडीपी, जीएनपी या नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल अंतिम उपभोक्ता ने जिस मूल्य का भुगतान किया है उसे ही जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए शामिल किया जाएगा, और इसे ही अंतिम वस्तु सेवाओं का मूल्य कहा जाता है। अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य, अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य। अब देखिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कीवर्ड पे। देखिए अब यहाँ पे एक और शब्द आपको देखने को मिलेगा, बाजार मूल्य। अब जितने भी कैलकुलेशन, चाहे जीडीपी कैलकुलेशन हो, जीएनपी कैलकुलेशन हो या नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हो, ये जो कैलकुलेशन दो मूल्यों पे किया जाता है। एक तो बाजार मूल्य पर और साधन लागत पर भारत सरकार द्वारा जो आधिकारिक जो आंकड़े जारी किए जाते हैं जीडीपी पर, वो हमेशा बाजार मूल्य पर होता है। इसलिए हमारे लिए बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का कैलकुलेशन जो है इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू साधन लागत। तो साधन लागत क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे, पर अभी देखिए, अब इस सारे कीवर्ड्स को मैंने एक करके एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने डिफाइन कर लिया कि भारत का आर्थिक क्षेत्र क्या है। अब इस आर्थिक क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे भारत का निवासी हो या गैर निवासी हो, इनके द्वारा अगर भारत के आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तु या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तु या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तो इस वस्तु या सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें केवल एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु के मूल्य को शामिल किया जाता है, जो कि 1 अप्रैल शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होगा। अब इसके बाद अब एक चीज और कि जीडीपी का हम जब कैलकुलेशन पढ़ते हैं तो जीडीपी के कॉन्सेप्ट के साथ इसका जो डेटा है वो भी हमारे लिए बहुत एमपी हो जाता है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अपन जीडीपी क्या था ये अपन जानते हैं। तो जीडीपी जो है
वो दो मूल्य पर सरकार द्वारा जो जीडीपी है दो मूल्य पर दो प्रकार से जारी किया जाता है। पहला चालू मूल्य पर और दूसरा स्थिर मूल्य पर। अभी दोनों है क्या चीज? जब देखिए पहले तो जो वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए जीडीपी चालू मूल्य के आधार पर वो है 269.50 लाख करोड़। स्थिर मूल्य पर देखा जाए तो 160.71 लाख करोड़ रहा है भारत का जीडीपी। तो भारतीय सरकार जो आंकड़े जारी करती है जीडीपी के दो आधार पर जारी करती है, एक चालू मूल्य के आधार पर, एक स्थिर मूल्य के आधार पर। तो स्थिर मूल्य कहने का मतलब कि अगर हम बेस ईयर 2011-12 के मूल्यों के आधार पर अगर हम जीडीपी कैलकुलेशन करें तो उसे स्थिर मूल्य पर जीडीपी कहा जाता है। जबकि अगर हम इन्फ्लेशन के प्रभाव को लेते हुए अगर हम जीडीपी का कैलकुलेशन करें तो उसे चालू मूल्य पर जीडीपी कहा जाता है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक जीडीपी। तो और आगे हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें इस तरह मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।